हेलो एवरीवन। करिकुलम विटे, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीवी भी कहते हैं, ये किस तरह से तैयार किया जाता है ये हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे। इसमें हम आपको एक सीवी का आपको एक फॉर्मेट दिखाएंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे कि जो जो पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट्स वहाँ पे किस तरह से आपको शो करने होते हैं, एक सीवी किस तरह से तैयार करना होता है, इसका सैंपल हम आपको दिखाएंगे और उसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे और आपको चैनल के कम्युनिटी में भी हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। उसको देखते हुए भी आप अपने सीवी को तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट तैयार किया जाए, पैटर्न अलग अलग हो सकता है, बट जो पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि वो सीवी में इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको प्रोवाइड करना होता है। सबसे पहला, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब भी आप कोई सीवी बनाते हैं, कोई सामने वाला जब सीवी को पढ़ता है तो किसका सीवी है, उससे कैसे कांटेक्ट किया जाता है, वो सबसे फर्स्ट पेज में ही सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया जाता है। जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम पता पहले ही पता हो जाए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, अपना करंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रहते हैं वो, और साथ में आपको आपका जो पर्सनल जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी हुआ और फ़ोन नंबर हुआ, दोनों चीज़ें आपको उसमें प्रोवाइड कर देनी है। अब करेंट एड्रेस में ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं किसी टेम्प्रोरी जगह पे रहते हैं जिसमें आप 2 महीने बाद या 6 महीने बाद चेंज कर सकते हैं उस एड्रेस को, तो वो एड्रेस आपको नहीं प्रोवाइड करना है। फिर उस केस में आप अपना परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आप अपने सीवी में प्रोवाइड करेंगे वो आपको होगा कि एक लाइन में आप अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन बताएंगे। जैसे हम एमटेक हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, तो मेरी क्वालिफिकेशन जो हम वहाँ पे लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे एमटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। ये सिर्फ 1 लाइन में आपको लिखना है। अभी उसके डिटेल्स में नहीं जाना है कि कितने परसेंटेज आए थे, कब पास आउट हुए थे, वो आगे इलेबोरेट किया जाता है। अभी स्टार्टिंग में जो भी सीवी है, मेरा नाम है दबीर अनवर दानिश, उसके बाद सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हम एमटेक है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। अब इन जो कंपनी होगी उसको सबसे पहला इमेज बन जाएगा कि कैंडिडेट एमटेक क्वालिफाइड है। अब उसके बाद अगर गेट क्वालिफाइड है तो उसमें आपको गेट किस साल में क्वालिफाइड है उसका गेट रैंक आपको बता देना है, या फिर अगर आप एसएससी क्वालिफाइड हैं पहले से तो आपको एसएससी क्वालिफाइड बता देना है, या फिर अगर आप कोई स्टेट एग्ज़ाम की क्वालिफाइड है, जो एक नेशनल लेवल का सर्टिफाइड एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसमें से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड थे पहले और फिर आप दोबारा किसी और चीज़ों में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना है। क्योंकि नेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाइड कैंडिडेट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जो लोग नहीं कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होते हैं। तो 1 लाइन में एमटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद नीचे लिख देना है कि गेट 2016 उसका रैंक, गेट 2020 उसका रैंक, जिसमें भी जिस साल जो गेट क्वालिफाई हुआ है उस साल का आपको गेट का इन्फॉर्मेशन, क्वालिफाइड वाले का। अटेम्प्टेड हो सकता है आप सारे साल अटेम्प्ट करते होंगे, लेकिन किस साल क्वालिफाई होता है और उसमें आपकी बेस्ट रैंक क्या आई थी वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना है। अब एक इमेज आपका बन चुका है कि आप किस तरह के कैंडिडेट हैं और आप क्वालिफाइड हैं, कितने क्वालिफाइड है, ये आपको पता चल गया कंपनीज़ को। अब उसके बाद आपको प्रोवाइड करना है कि आपका कैरियर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ऑप्शनल होता है, कैरियर ऑब्जेक्टिव आप नहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सीवी में, मगर आप अगर प्रोवाइड करेंगे तो उससे कंपनीज़ को ये पता चल जाता है कि कैंडिडेट अपने बारे में और अपने ग्रोथ के बारे में और कंपनीज़ के बारे में क्या थॉट रखता है। अब ये थॉट बताने के लिए, जैसे अगर कोई हमसे पर्सनली पूछे कि सर आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमेशा से एक क्लियर होता है आपके माइंड में कि आपका क्या कैरियर ऑब्जेक्टिव है, मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव हमेशा से यही था कि मेरी ग्रोथ और साथ साथ मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, जहां हम वर्क करते हैं उसकी भी ग्रोथ को हम ध्यान में रखते हुए अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं उसको हमसे फ़ायदा मिले, उसका ग्रोथ हो और उसके साथ साथ मेरा भी ग्रोथ होगा, मेरी सैलरी इंक्रीज़ होगी, मेरी रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी कंपनीज़ में। फिर एक कंपनी में अगर हम बहुत टाइम रह जाते हैं, 5 साल 7 साल रह जाते हैं, तो उसके बाद अगर फॉर सम रीजंस या तो लोकेशन चेंज करना होता है या कई बार आप कंपनी से के वर्क स्टाइल से बोर हो जाते हैं, उसके लिए भी आप चेंज करके दूसरे जगह जाना चाहते हैं, तो जब दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ आपको उस जो नई कंपनी होती है उनको इम्पैक्ट पड़ता है कि वो पीछे किसी कंपनी में 5 साल 6 साल ये कैंडिडेट रह के आया है, तो मतलब है कि रिलायबल है। हम लोग जब अपनी कंपनी में रखेंगे तो हो सकता है यहाँ भी 5-6 साल रह जाए। अगर आप हर 6-6 महीने में या 1-1 साल में आप सैलरी इंक्रीज़ करने के चक्कर में कंपनी चेंज करेंगे तो उससे कई बार जो कंपनी अपने कैंडिडेट लेना चाहती है लॉन्ग टाइम के लिए, उनको इम्पैक्ट पड़ता है। वो सोचती है कि ये कैंडिडेट हमारे यहाँ भी 1 साल रह करके हो सकता है कहीं और चला जाए। तो जो कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है, जिस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में टाइम लगता है, जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर आप डिज़ाइनिंग का अगर आप जॉब देखते हैं वो हो गया, तो इन सारे हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है, 1 साल का, 1.5 साल का, किसी में 2 साल का भी लगता है।
तो वैसे केसेस में आप बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के चले जाएंगे तो कंपनी वैसे कैंडिडेट्स को नहीं प्रेफर करती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? एक तो मिलता है कि आपके वर्क एक्सपीरियंस से, जो आप उसमें शो करेंगे कि आप कितनी कंपनीज में काम कर चुके हैं और कितने टाइम के लिए काम कर चुके हैं, वो हम लोग आगे बताएंगे। तो सबसे पहले अभी आपको लिखना है कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव, क्या आप सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, कंपनी के ग्रोथ के बारे में, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ लिखना है। सबका कैरियर ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। आप अगर उसको इंग्लिश में नहीं, आप बहुत अच्छे हैं तो आप उसको गूगल के हेल्प से आप उसको कन्वर्ट करके, फिर आप जो आप हिंदी में सोचते हैं उसको आप गूगल में टाइप करके इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप फिर उसमें लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से देख लेना है। अब कैरियर ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद आपको बताना है अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आप बता दिए कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आपका पर्सनल जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन था वो आप बता दिए, कैरियर ऑब्जेक्टिव आप बता दिए। अब आप इलेबोरेट करेंगे कि जो आपकी क्वालिफिकेशन थी वो क्वालिफिकेशन आप किस किस ईयर में कितने कितने मार्क्स के साथ लाए हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेटेस्ट क्वालिफिकेशन। जैसे हम एमटेक है, हम सबसे पहले एमटेक के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कहाँ से एमटेक किए थे, किस ईयर में पास आउट हुए हैं और कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे। इन जनरल पूरे एमटेक में कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे ये हम डिस्कस कर देंगे। इसके बाद एमटेक के पहले हम किए थे बीटेक, तो बीटेक का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे सेम उसी पैटर्न में, किस साल पास आउट हुए हैं, कहाँ से पास आउट हुए हैं और कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे। उसके बाद थर्ड में आपका आएगा कि बीटेक के पहले हम 12th किए थे, तो 12th का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे और फिर 10th का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अभी इससे ये प्रोवाइड करने से आपका इन जनरल, जो बहुत सारी कंपनी सोचती है कि ओवरऑल फर्स्ट डिवीज़न कैंडिडेट्स प्रीफर करेंगे, या बहुत सारी कंपनीज देखती है कि कितना वैरायटी है स्टूडेंट में या कैंडिडेट में कितनी वैरायटी है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से उनको पता चल जाता है। अब जैसे मेरा 10th बिहार से हुआ, मेरा 12th हरियाणा से हुआ, मेरा बीटेक सिक्किम से हुआ और मेरा एमटेक दिल्ली से हुआ, तो हम 4 स्टेट्स में अलग अलग एजुकेशन प्रोवाइड लिए हैं। तो कंपनीज कई बार ये देखती है, तो बहुत सारी कंपनीज प्रेफर करती है कि कैंडिडेट 4 अलग अलग स्टेट्स में सर्वाइव किया है, 4 साल, 2 साल, 3 साल, अलग अलग साल रहा है, तो कंपनीज को लगता है कि इनको हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर शिफ्ट कर देंगे किसी भी साइट पे तो ये कैंडिडेट सर्वाइव कर सकता है। ये चीज़ें पता चलती है। अगर आप बीटेक, एमटेक, 12th सारी चीज़ आप एक ही जगह से और अपने ही सिटी के आसपास से करते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आपका 10th, 12th, बीटेक, एमटेक सारा आपका दिल्ली में बेस्ट कॉलेजेस आपको मिलते हैं, तो वहाँ रहते हैं, या अगर आप पटना में रहते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बी टीयर के सिटीज़ में रहते हैं, जो ए टीयर के जो सिटीज़ होते हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, आपका बेंगलोर, ये सब को छोड़ के बी टीयर के सिटीज़ आ जाते हैं या सी टीयर के सिटीज़ आ जाते हैं, जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, अगर आप वहाँ रहते हैं तो फिर कंपनीज ये भी देखती है कि ये कितने जगह से हम अपनी पढ़ाई करते हैं। तो नहीं भी अगर आप एक ही जगह से करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में, अगर आप गवर्नमेंट से 12th किए हैं, फिर आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से आप बीटेक कर लेते हैं, फिर आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक कर लेते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होता है। बट ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके लिए बाहर चले जाना है एजुकेशन लेने के लिए। आप जहाँ से भी एजुकेशन लें, बस एजुकेशन का जो आपका क्वालिटी होता है वो अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप बायोडाटा बनाएंगे, बायोडाटा बनाने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और जैसे ही आप इंटरव्यू में जाएंगे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपके परसेंटेज हैं 81%, 82% और आप आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं, तो ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है। फिर क्या होता है कि जो वो इंटरव्यूअर होता है वो एक इमेज बना लेता है कि इस जगह के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको नंबर तो बहुत आ रहे हैं मगर उनको आंसर्स नहीं आता है। बेसिक क्वेश्चन भी पूछ के देखेगा आपसे और हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी पूछेगा। वो चेक करना चाहता है कि कैंडिडेट कितने लेवल का है। वो अगर आप कोई सा भी आंसर नहीं दे पाएंगे तो वो समझ जाएगा कि बेसिक लेवल भी नहीं आता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका अलग अलग पैटर्न्स बनाया जाता है। 40% ईजी क्वेश्चन, 40% थोड़े मीडियम क्वेश्चन और 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि पता चले कि कैंडिडेट अगर 10 में से 8 क्वेश्चंस दे पा रहा है, इसका मतलब है कि वो इजी और मीडियम लेवल के सारे आंसर्स दे पा रहा है, मगर डिफिकल्टी लेवल जब बढ़ा दिया जाता है तो आंसर देने में प्रॉब्लम हो रहा है। इंटरव्यूअर ये चेक करता है। ठीक है, तो बायोडाटा में आपको प्रोवाइड करना था अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपको सारे ही उसका आपको मार्क्स के साथ किस साल पास आउट हुए हैं ये प्रोवाइड करना है। अब इसको आप 2 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये था जो अभी हम डिस्कस किए कि एमटेक, बीटेक, 12th और 10th का आप मार्क्स बता देंगे, लेकिन ये आपका जब आप हायर क्वालिफिकेशन ले चुके होते हैं तब आपको ये सूटेबल रहेगा। अभी अगर आप डिप्लोमा पास आउट है या आप बीटेक पास आउट है तो आपके पास बहुत ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ 10th है और उसके बाद 12th है और आपका बीटेक है, या नहीं तो अगर आप 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा कर लिए तो सिर्फ 10th और डिप्लोमा है। तो उस केस में आपको डिप्लोमा को ब्रेक करके आपको 3 साल का एवरेज दिखाना है। फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स आए थे, सेकेंड ईयर में कितने परसेंटेज मार्क्स थे और थर्ड ईयर में कितने परसेंटेज मार्क्स थे। इससे कंपनी क्या देखती है कि स्टूडेंट का ग्रोथ कितना है, फर्स्ट ईयर में कितना परसेंटेज मार्क्स आया, सेकेंड ईयर में कितना सीखा, कितना इंप्रूवमेंट हुआ और थर्ड ईयर में अल्टीमेटली कितने मार्क्स लेकर के पास आउट हुआ।
ये चीज़ें कंपनी देखती है। तो इसलिए आपको जो फ्रेशर्स होंगे उनको इस तरह से प्रोवाइड करना है। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा किस साल पास आउट हुए हैं और उसका सारा मार्क्स जो है वो ईयर बाय ईयर, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर नहीं प्रोवाइड करना है, सिर्फ ईयर बाय ईयर प्रोवाइड कर देना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या आपका एवरेज रहा परसेंटेज मार्क्स का। उसके बाद आप डिप्लोमा है तो आप नीचे 10th का अपना दिखा देंगे एक लाइन में कि किस साल पास आउट हुए, कहाँ से पास आउट हुए और कितना परसेंटेज मार्क्स आया था। अब ये हो गया आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब आपका आता है बात एक्सपीरियंस पे। अब एक्सपीरियंस जो है वो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एक्सपीरियंस का हेडिंग देना है और उसके नीचे लिख देना है फ्रेशर। समझ में आ जाता है कंपनी को कि कैंडिडेट पास आउट हुआ है, पास आउट होने के बाद वो जॉब सर्च कर रहा है। फ्रेशर का यही मतलब होता है। और जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस कंपनी में पास आउट होने का ईयर, क्योंकि वो ऊपर मेंशन कर चुके हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लेटेस्ट, जहाँ से जैसे हम एमटेक हैं और हम एमटेक 2017 में क्वालिफाई किए हैं, तो एमटेक 2017 करने के बाद से कंपनी देखती है कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि किस इंस्टीट्यूट में आप काम किए, किस कंपनी में, कितने साल आप वहाँ पे रहे हैं और आपका वहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या था। मतलब जब आप उस कंपनी में रहते थे तो वहाँ क्या काम देखते थे, ये आपको थोड़े डिटेल्स में आपको शॉर्ट में बताना पड़ेगा कि किस तरह का काम देखते थे। इससे जो नई कंपनी आपको लेने वाली है, या अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जो फ्रेशर अगर आप हैं तब तो फिर कोई इशू नहीं, क्योंकि कंपनी देखेगी फ्रेशर है तो वो मान के चलेगा कि आपको टेक्निकल बहुत ज़्यादा जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, मगर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड होगा, जो आप पास आउट हुए हैं उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा आपके सब्जेक्ट से। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो कंपनी देखेगी कि पीछे आप जो इस कंपनी में जॉब किए थे वो किस तरह का जॉब था और आगे जो आप जॉब करने वाले हैं उसके लिए आप सुटेबल हैं या नहीं, ये कंपनी डिसाइड कर लेगी। अब उसके बाद आता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूरे सीवी में, वो है टेक्निकल स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स में आपको बताना है कि आपके पास क्या क्या टेक्निकल स्किल्स है। जैसे कि आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर आता है तो आपको अगर जैसे डिपार्टमेंटल, अगर आपको सिविल में सॉफ्टवेयर आता है, ऑटोकैड, ईटैब, स्टैड, अगर ये सब आता है तो आप इसको वहाँ पे प्रोवाइड कीजिए कि आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकैड, ईटैब और स्टैड ये तीनों आपको आता है। किसी को 2 आता है तो सिर्फ 2 प्रोवाइड करेंगे, किसी को सिर्फ ऑटोकैड आता है तो ऑटोकैड लिखेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कंपनी चाहती है कि जो कैंडिडेट हो उसको कंप्यूटर का स्किल हो, बेसिक लेवल का नहीं, एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का। तो कंप्यूटर के स्किल्स में जैसे आ जाते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड आता है, एक्सेल आता है, आपको ये आना चाहिए। और वो भी आपको इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल का आना चाहिए, क्योंकि कंपनीज़ में अब जो लगभग सारा काम होता है अब वो मैनुअल नहीं होता है, वो कंप्यूटराइज होता है। सारा डेटाज आपको एंटर करना होता है, उसको सेव करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से स्टूडेंट जो है, जो कैंडिडेट है, उसको इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये टेक्निकल स्किल आपको 2 चीज़ जो है ये आपको एटलीस्ट अपने सीवी में प्रोवाइड करना है, चाहे आप कहीं भी अप्लाई करने वाले हो। और एक चीज़ ध्यान रखना है, सीवी कभी भी किसी एक पार्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं बनाना है। जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल आप अगर फिजिक्स वाला में अप्लाई करने वाले हैं तो आपको फिजिक्स वाला के लिए ही आप लिख रहे हैं। अगर वहाँ जैसे मैनेजर का पोस्ट खाली है तो आप अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव में लिख दे रहे हैं कि आपको मैनेजर ही बनना है। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आप कंपनीज अलग अलग हो सकती है, हो सकता है आप यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे तो आप दूसरी जगह फिर अप्लाई करेंगे, तो आप कंपनी के हिसाब से सीवी नहीं बनाएंगे। मगर ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि कंपनी जो चीज़ चाहती है वो आपके सीवी में है या नहीं है। अब कंपनी जैसे चाहती है कि उसको अगर मैनेजर चाहिए तो मैनेजिंग में आपको, जैसे आप अगर सिविल इंजीनियर है तो आप एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कंपनी को ये बात पता होता है कि सिविल इंजीनियर है मतलब मैनेजमेंट का कुछ पता होगा। फिर आप टेक्निकल स्किल्स में बताएंगे कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज है, तो मैनेजर स्किल्स में ये भी आपको काम आता है, क्योंकि वहाँ सारे इन्फॉर्मेशंस आपको स्टोर रखने होंगे, उसको ऑर्गेनाइज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप सीवी बनाइए अपनी क्वालिफिकेशंस का, कंपनी डिसाइड करेगी कि वो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट उनको है या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपको फिर छोटा मोटा जैसे आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये आपको प्रोवाइड कर देना होगा। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जैसे आप बता सकते हैं कि आपका हॉबी क्या है। कई बार होता है कि हम लोग जैसे सिविल इंजीनियरिंग कर लिए हैं मगर हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कुछ और होता है जिसको हम साइड बाय साइड परस्यू कर रहे होते हैं। अब जैसे अभी मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हमेशा से था कि हम यूट्यूब पे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते थे, मगर क्योंकि अब हम टीचिंग लाइन में ही आ गए तो टीचिंग लाइन में आने के बाद वो बहुत इजी हो गया। इसलिए अब कह सकते हैं लोग कि आप टीचर हैं इसलिए आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था कि हम यूट्यूब पे एजुकेशन प्रोवाइड करें। अब वो हम परसू कर रहे हैं तो हम अपने बायोडाटा में ये प्रोवाइड करेंगे, अपने सीवी में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हम यूट्यूब पे एजुकेशन एजुकेटर हैं, हम ये शॉर्ट में कह सकते हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो हम वहाँ पे अपने चैनल का नाम दे सकते हैं।
अब क्योंकि ये हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब हमको एस्ट्रोनॉट बनना था लेकिन हम नहीं बन सके तो हम वहाँ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में एस्ट्रोनॉट लिख देंगे, तो वैसा नहीं। जो चीज़ें आप साइड बाय साइड कर रहे हैं या साइड बाय साइड करना चाहते हैं और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो चीज़ आपको बताना है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में। कंपनीज ये देखती है कि कैंडिडेट अपने फील्ड के अलावा और कितने डायरेक्शन में वर्क कर सकता है, कितना उसके पास अदर फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है। तो कंपनीज के पास क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग वैरायटी के काम होते हैं, तो कंपनी एक सिंगल वे में चलने वाले पर्सन से ज़्यादा मल्टी डायरेक्शनल पर्सन को पसंद करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में अपने प्रोवाइड कर देना है। इतने इन्फॉर्मेशन से आप एक फ्रेशर का सीवी तैयार हो सकता है। जब आप एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को फिर जॉब प्रोफाइल आपको बहुत इलोंगेट करके बनाना पड़ता है। लगभग 1 पेजेस में आपको जॉब प्रोफाइल बताना पड़ता है कि आप जिस कंपनी में काम किए थे उसमें कितने तरह के प्रोजेक्ट्स किए थे, उन प्रोजेक्ट्स में आपको क्या क्या करना पड़ता था, वो सारे चीज़ प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फिर अगर आपको जर्नल्स पब्लिश करते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियर हैं तो उनको जर्नल्स पब्लिश करना कंपलसरी होता है। जितने ज़्यादा आप जर्नल्स पब्लिश करते हैं उतना ज़्यादा आपका नॉलेज माना जाता है कि आपका नॉलेज उस पार्टिकुलर फील्ड में है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको जर्नल्स वगैरह नहीं समझ में आएगा। जो डिप्लोमा और जो बीटेक के फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी चीज़ें अभी नहीं समझ में आएंगी। तो अभी उनको जो हम लोग ये 7 टॉपिक डिस्कस किए हैं इसको ध्यान में रखते हुए बायोडाटा बनाना है। अब सीवी का हम आपको स्क्रीनशॉट अपना जो है वो भी स्क्रीन पे दे दे रहे हैं और इसका हम आपको पीडीएफ भी वो आपको ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में और आपको चैनल के अंदर कम्युनिटी में हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आप उसको देख करके उसके अकॉर्डिंगली या उसके जैसा मिलता जुलता कुछ भी आप अपना बायोडाटा तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको सीवी का इंपॉर्टेंस क्या है और सीवी किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, किन टॉपिक्स के आसपास आपका सीवी घूमता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना सीवी तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं ये आपको यूज़फुल लगेगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।